जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने जो वाटर एक्ट है 1974 का उसे ख़त्म किया है और मुझे उम्मीद है आपको वो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। और आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं एयर एक्ट 1981 का। अब देखिए समझने वाली क्या बात है, एक सेकेंड। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो वाटर एक्ट है वो 1974 का है और जो एयर एक्ट है वो 1981 का है, राइट। तो आप देख सकते हैं आफ्टर 7 इयर्स हमें एक एयर एक्ट भी मिलता है। आई रिपीट, आफ्टर 7 इयर्स। तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे एक वाटर एक्ट 1974 से कोई बोर्ड बनता है, अगर वो स्टेट लेवल पे बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और अगर वो यूनियन टेरिटरी पे बनता है तो वो केंद्र सरकार बनाती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब ऑलरेडी बोर्ड स्थापित हो चुके हैं तो यहां पर आपको दिखेगा, जो हम एयर एक्ट पढ़ेंगे वहां पर आपको दिखेगा कि इसमें ये साफ कह रखा होगा कि जहां पर जो स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड स्थापित किया हुआ है, पॉल्यूशन बोर्ड स्थापित किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाटर एक्ट 1974, उनको अलग से बोर्ड स्थापित करने की जरूरत नहीं है। वही बोर्ड एयर एक्ट से संबंधित जो नियम है उनके द्वारा भी काम करेगा। अर्थात जो बोर्ड है वो 1981 के पश्चात पानी से संबंधित मुद्दे और हवा से संबंधित मुद्दे दोनों को देखेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आइए, कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि इसमें टोटल 54 एक्ट्स हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी ये कोर्स फिनिश हो जाएगा। और इसको छोटा छोटा रखूंगा। छोटा रखने का ये फायदा है, यानी कि जो ड्यूरेशन है छोटा इसलिए रखा जाएगा, जब आप रिवीजन करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सेक्शन में आप कंफ्यूज होते हैं तो उसी सेक्शन से संबंधित आपको वीडियो मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, एग्जाम वाइज आपको पता होना चाहिए जो एक्ट है वो कब आया था। पहले कौन सा एक्ट आया था? वाटर एक्ट 1974 में आया था। फिर एयर एक्ट 1981। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में आप देखेंगे 2 सेक्शन है। चैप्टर 2 है, इसमें 15 सेक्शन है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। चैप्टर 3 है। इस तरह से आपको टोटल जो हमें मिलते हैं वो 54 सेक्शंस मिलते हैं, यानी कि हमारे पास कुल कितने हैं? 7 चैप्टर्स हैं, 7 अध्याय हैं, और हमारे पास कितने सेक्शंस हैं टोटल? 54। तो ईजिली ये कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी। तो आइए शुरू करते हैं आज। तो यहां पर आप देखिएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये आपके उतने काम का नहीं है, राइट। यहां पर आप देखेंगे चैप्टर 1 क्या बात करता है। चैप्टर 1 बात करता है आपको 2 बातें ये करेगा, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन हैं। एक तो ये शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट की बात करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसमें ये बताया जाता है कि इसका जो फॉर्मल नाम है, जो औपचारिक नाम है वो क्या होगा, और ये भी बताएगा कि इसका जो दायरा है वो पूरे भारत में लागू होगा या भारत के किसी हिस्से पे लागू नहीं होगा। इस तरह की बातें हम यहाँ देखेंगे। और दूसरा है, इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उनको परिभाषित जरूर किया जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, शब्दों को परिभाषित करना कानूनी भाषा में बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि कानूनी भाषा में कोई भी समानार्थी शब्द हमें नहीं चाहिए। देयर शुडंट बी एनी सिनोनिम्स, ठीक है। जैसे एक इंग्लिश का शब्द होता है सैंक्शन, जैसे आपने सुना होगा सैंक्शन। अब सैंक्शन को देखा जाए तो हम कहते हैं कि मेरा लोन सैंक्शन हो गया, यानी कि मेरा लोन पास हो गया। और वहीं पर हम देखते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कहते हैं यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, तो यहाँ पर रोक हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे, एक सैंक्शन ऐसा शब्द है जो 2 विपरीत अर्थों को बताता है। पास होना यानी कि पारित होना, या किसी पे बंदिश लगा देना। तो इसीलिए कोशिश की जाती है, जब भी कोई एक्ट हम पढ़ते हैं उसमें जो भी वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनको परिभाषित जरूर कर देते हैं, जिससे कि भविष्य में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले जो आपका सेक्शन 1 है वो क्या कहता है। तो ये जो एक्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये कहलाएगा, इसके अलावा किसी और नाम से नहीं बोला जाएगा, राइट। और इसका जो एक्सटेंशन है वो होल ऑफ इंडिया है, होल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1981 में ये पास हुआ था, और 1981 में आप जानते हैं आर्टिकल, अगर संविधान का जो आर्टिकल 370 है वो एक्टिव मोड में था। वो एक्टिव मोड में था, मतलब
पहले ये समझेंगे कि आर्टिकल 370 क्या है। ये आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाता था, और यहां पर हमारा जो विशेष राज्य से संबंध है वो ये है कि ये जम्मू कश्मीर पे निर्भर करता था कि वो पार्लियामेंट द्वारा जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो उसे अपनाना चाहता है या नहीं। हालांकि वर्तमान में आप जानते ही हैं 5 अगस्त 2019 को 370 को इनएक्टिव कर दिया गया है। तो अब पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी वो अपने आप पूरे भारत का जो पूरा का पूरा राज्य क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, वहां लागू होगा। परंतु 1981 में याद रखना कि 370 एक्टिव था, तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, या होता भी था तो कुछ शर्तों में होता था। परंतु वर्तमान में ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 से जो अनुच्छेद 370 है, जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाता था, अब वो अस्तित्व में नहीं है। हालांकि संविधान में अभी भी 370 है, ये बात याद रखना, पर वो डीएक्टिव स्टेज में है, ये बात आपने याद रखनी है। चलिए, कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको सब कुछ क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, और जब आप रिवाइज करें तो ईजिली रिवाइज कर लें। तो होल ऑफ इंडिया में इसका दायरा रहेगा। आगे देखेंगे जो इसका सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इट शैल कम इनटू फोर्स इन सच अ डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये इसमें कह रहा है कि ये उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को जो सरकार है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी करेगा। हालांकि एग्जाम में आपसे ये नोटिफिकेशन किस तारीख को जारी हुआ था ये कोई नहीं पूछता, राइट, परंतु ये जरूर पूछता है इसका दायरा क्या है। इसका दायरा पूरा भारत है, और ये किस वर्ष पारित हुआ था, 1981। ये बात आपने एग्जाम वाइज याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं सेक्शन 2। यहां पर कुछ परिभाषाएं बताई गई है, राइट। क्या सर एग्जाम में मुझसे परिभाषाएं पूछ सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिभाषा तो नहीं पूछेंगे, परंतु परिभाषाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जितने भी एक्ट आएंगे वहाँ पर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हमें क्लियर होना चाहिए ये कहना क्या चाहता है, राइट। और जब भी आप रिवीजन करेंगे, तो जब भी आप कंफ्यूज होते हैं किसी शब्द में, तो आप जरूर चेक करिए कि वो कहीं ना कहीं सेक्शन 2 में वो रखा गया होगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एयर पॉल्यूटेंट, एक सेकेंड यहाँ पर इसको, तो यहां पर आप देखेंगे एयर पॉल्यूटेंट। सबसे पहले आप देखिए एयर पॉल्यूटेंट को इसने परिभाषित किया है। यहां पर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और आप इसमें नॉइज भी आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉइज भी आ गया है। और ये जो नॉइज है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये आपका एयर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। ध्वनि प्रदूषण, जैसे कहा जाता है कि 70 डेसिबल से ऊपर जो ध्वनि होती है वो एक पॉल्यूशन का काम करती है, जो कानों में चुभती है, ठीक है। और जो भी एक अति से ज़्यादा होता है हम उसे पॉल्यूशन ही तो कहते हैं, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो कहीं ना कहीं इंजूरियस टू ह्यूमन बींग्स होंगी एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि इसमें अदर लिविंग क्रिएचर्स भी आते हैं, जैसे एनिमल एंड प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रॉपर्टी भी और एनवायरनमेंट भी। इमेजिन जैसे ताजमहल है, ताजमहल के बगल में, एक काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ, ताजमहल के बगल में अगर कोई फैक्ट्री लग जाती है और उससे ताजमहल को नुकसान हो रहा है, तो वो भी प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ताजमहल और एनवायरनमेंट, राइट। तो एयर पॉल्यूटेंट आप समझ गए होंगे, एयर पॉल्यूटेंट में क्या क्या आता है। और एयर पॉल्यूशन क्या है? ये पॉल्यूटेंट है आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग नॉइस, राइट। और एयर पॉल्यूशन क्या है? प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एनी एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि कोई भी एयर पॉल्यूटेंट अगर एक एटमॉस्फेयर में होगा तो वो एयर पॉल्यूशन होगा। यानी कि हम क्या सीखे, पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? इन पॉल्यूटेंट की वजह से। अगर ये पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं? पॉल्यूशन करते हैं, राइट। अप्रूव्ड अप्लायंसेस, अप्रूव्ड अप्लायंसेस क्या है? यहाँ पर जो जब मैं आपको बोर्ड्स पढ़ाऊंगा, जो सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं या स्टेट बोर्ड्स होते हैं, वो कुछ अप्लायंसेस जो होती हैं जिनकी मदद से वो इस पॉल्यूशन को कम करते हैं, उनको अप्रूव्ड करते हैं, उन अप्लायंसेस को हम कहते हैं अप्रूव्ड अप्लायंसेस, राइट। अप्रूव्ड फ्यूल, जैसे फ्यूल्स होते हैं, राइट। जैसे एक उदाहरण आप देख लीजिए, मैं आपको एक कार का उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी कारें जो होती हैं, जिनको 15 साल हो जाते हैं, तो उनका फिर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं क्या जनरेट करती हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन ज़्यादा जनरेट करती हैं, तो वो फिर अप्रूव्ड नहीं होती हैं। तो यही एक ऐसा ही होता है, कुछ फ्यूल्स हमारे होते हैं जिनको अप्रूव नहीं किया जाता है क्योंकि उनका कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे ऑटोमोबाइल क्या होता है, बोर्ड्स क्या होते हैं। अब देखिए बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आपका सेंट्रल बोर्ड भी आएगा और स्टेट बोर्ड भी आएगा। यानी कि बोर्ड, जब भी बोर्ड शब्द इस्तेमाल होगा तो उसमें जरूर ये लोग स्पेसिफाई जरूर करेंगे कि वो सेंट्रल है या स्टेट है। और सेंट्रल बोर्ड का मतलब क्या होगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
ठीक है, और ये सेक्शन 3 के तहत बनेगा वाटर एक्ट 1974 वाला। यहाँ पर जो हम सेंट्रल बोर्ड कहेंगे वही बोर्ड है जो वाटर एक्ट 1974 में स्थापित किया था, ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और चिमनी आप जस्ट समझते हैं जहाँ से आउटलेट होता है, ठीक है, जहाँ पर हवा में जो भी आउटलेट होता है पॉल्यूटेंट्स का, उसको हम चिमनी कहेंगे। और कंट्रोल इक्विपमेंट मींस एनी apparatus डिवाइस इक्विपमेंट सिस्टम कंट्रोल द क्वालिटी एंड द मैनर ऑफ एमिशन, मतलब जो भी ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट हैं जिससे जो एमिशन होता है वो कंट्रोल्ड लेवल में होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल इक्विपमेंट। हालांकि यहाँ से आपने जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आपको बोर्ड समझ लेना है, ठीक है। और सेंट्रल बोर्ड वही है जो हमारा वाटर एक्ट 1974 में हमने देखा था, जो कौन स्थापित करता था, कौन गठित करता था, वो करती थे, माफ कीजिएगा, वो किया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे एमिशन में बता रखा है, एमिशन मतलब कुछ चीज़ निकलना, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, ठीक है, जो चिमनी से बाहर आता है उसे हम एमिशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल प्लांट आप समझ रहे होंगे। मेंबर मतलब यहाँ पर है मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ठीक है, या जो भी है, यानी कि ये सेंट्रल बोर्ड के भी हो सकते हैं, स्टेट बोर्ड के भी हो सकते हैं, राइट। और ये मेंबर का मतलब यहाँ पर आपका चेयरमैन जो है वो भी इसमें मेंबर में ही आएंगे। जब भी मेंबर का शब्द लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेयरमैन भी आ जाएंगे, अन्यथा उसको अलग से स्पेसिफाई भी किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप ऑक्यूपायर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपायर मतलब जैसे मानते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये पाया जा रहा है कि किसी के फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और जो एक लेवल से ज़्यादा पॉल्यूटेंट क्रिएट कर रहा है। एक लेवल से ज़्यादा पॉल्यूटेंट क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ कि वो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैला रहा है। तो उस बिल्डिंग का जो ओनर होगा वो ऑक्यूपायर कहलाएगा, या उस बिल्डिंग वो जो फैक्ट्री है वो जिसके पोजीशन में है वो भी ऑक्यूपायर कहलाएगा। जैसे मानते हैं जो ओनर है वो फॉरेन में रहता है, परंतु उसका जो फैक्ट्री है वो कोई मैनेजर देख रहा है, वो मैनेजर के पोजीशन में है, तो इस केस में फिर मैनेजर ऑक्यूपायर कहलाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि जो केस किया जाएगा, अगर ऑक्यूपायर नहीं समझेगा तो केस किया जाएगा, वो किसके अगेंस्ट किया जाएगा? ऑक्यूपायर के अगेंस्ट, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब होता है कि प्रेस्क्राइब कौन करेगा। यहाँ पर जो एक्ट बनाए जा रहे हैं, चाहे वो वाटर एक्ट 1974 है या एयर एक्ट 1981 है, वो जो भी नियम कानून प्रदर्शित करेंगे या निर्देशित करेंगे उनको हम प्रेस्क्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स मैंने आपको बताया था कि हम आगे देखने वाले हैं। स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और जो कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे काफ़ी सदस्य होते हैं जो मिलके हमारा जो वातावरण है उसको शुद्धता की तरफ लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जो अशुद्ध नहीं होने देते हैं। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं हम। चैप्टर 2 क्या कहता है? चैप्टर 1 में आपने देख लिया, कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसको परिभाषित किया है। अब चैप्टर 2 देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो क्लॉज 3 है, जो माफ कीजिएगा जो सेक्शन 3 है, वो क्या कहता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वैसे ही आपका एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन बनाएगा? स्टेट। वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो बात है, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द वाटर एक्ट 1974। ये वही वाला है जो वाटर एक्ट 1974 से हमें मिला है, उसके सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही इस्तेमाल हम यहां करेंगे, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। शैल विदाउट प्रेजुडाइज टू एक्सरसाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शन अंडर दैट एक्ट एक्सरसाइज द पावर एंड, मतलब इसमें कहा जा रहा है विदाउट प्रेजुडाइज शब्द का इस्तेमाल ये इसलिए किया जाता है कानूनी भाषा में क्योंकि लोग कुछ भी जजमेंट देते हैं, कुछ भी, आपको पता ही है, एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लॉ में पहले ही कहा जाता है विदाउट एनी प्रेजुडाइज, आपने बिना समझे, बिना नियमों को देखे कुछ भी सोचना नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप कोई भी ये नहीं कह सकता है कि जो सेंट्रल बोर्ड जो वाटर एक्ट 1974 के तहत बना हुआ है वो एयर एक्ट को नहीं देखेगा, नहीं, क्योंकि एयर एक्ट 1981 में ये साफ कहा गया है कि जो ये बोर्ड होगा, सेंट्रल बोर्ड, ये वही होगा जो वाटर एक्ट 1974 के सेक्शन 3 से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी जजमेंट नहीं देना है जब नियम लिखा है, तो यहाँ पर ये बात कही है। तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बनता है? अगर इसको मैं सिंपल बोलूँ तो सिंपल में आपको पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल बोर्ड होते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, क्या वो पावर वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 दोनों से लेते हैं? तो इसका उत्तर है यस, ट्रू।
क्या इनके जुरिस्डिक्शन में वाटर एक्ट में कही गई बातें और एयर एक्ट में कही गई बातें दोनों आती है? बिल्कुल सही, ट्रू। ये बात आपने याद रखनी है। और अगेन एंड से जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसे गठित कौन करता है? केंद्र सरकार। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये है सेक्शन 3। अब देखिए ये 15 मिनट का वीडियो हो गया है, तो बाकी के सेक्शन हम ऐसे ही 15-15 मिनट के हम शुरू करेंगे, आप डोंट वरी। तो मुझे उम्मीद है ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही आपने रिवाइज करना है, आगे अपने मन से नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि कानूनी भाषाओं में काफ़ी पेचीदगियाँ हो सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को रिवाइज करते रहिए। अगर कोई प्रश्न होता है तो जरूर हमसे पूछिए, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि गोयला क्लासेस की तरफ से आपको जो आपका एई का कोर्स है वो आपको किस रेट में आपको दिया जा रहा है, किस जेन्युइन प्राइस में आपको ऑफर किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक टेस्ट सीरीज है हमारे पास, राइट, और एक हमारे प्रीमियम लेक्चर्स हैं जो आपको दोनों दिए जा रहे हैं मात्र 9,999, मात्र 2000, माफ कीजिएगा, मात्र 9,999, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको पड़ेगी मात्र 999 रुपए की, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है, पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल कवर किया जा रहा है। हमारे लेक्चर्स भी हम आपको ऐसे दे रहे हैं, राइट। पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है, जो मेंशन सिलेबस है वो आपको दिया जा रहा है, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी देखिए अभी भी ऑफर है, अभी भी क्या है कि जैसे जो कोर्स आपका 9,900 का था, 9,999 का था, वो मात्र आपको पड़ेगा 4,999 का, राइट। आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा था बहुत जेन्युइन प्राइस आपको पड़ेंगे, राइट। और अगर आपको पसंद आ रहा है, खासकर मैंने देखा है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो एयर एक्ट और वाटर एक्ट से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, राइट। तो लीगल लैंग्वेज समझने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, और आप जानते ही हैं किस तरह से आसान शब्दों में आपको बताया जा रहा है, राइट। तो मात्र आपको पड़ेगा 4,999, पर आपने जल्दी करना है, ये ऑफर बहुत जल्द लैप्स भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी तैयारी के लिए, यहाँ पर आप देखिए जो प्ले स्टोर है वहां पर हमारी एप्लीकेशन है, उससे आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट। ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स आप देख पा रहे होंगे, और अगला नाम आपका चाहिए, राइट। और ये कुछ हमें जो हमारा प्रयास होता है, जो हमारी मेहनत होती है, उसके लिए हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं जिनको स्वीकारा जाता है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि वीडियो में कि अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तब भी आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि वो हमें प्रोत्साहित करता है, राइट। और इस तरह से आप देखिए ये टेलीग्राम पे हमारे अपडेट्स होते हैं, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप इसमें फटाफट लॉगिन करिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है, उन तक भी ये सूचना दीजिए। और ये हमारा नंबर है, 24x7 हम अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और आपकी जो क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए हम तत्पर हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।